शिप्रा झा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की है गंभीर समस्या। नए फल बागों के लिए रेखांकन और गड्ढों की खुदाई। बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देते हैं। अगर इस रोग को समय से ठीक ना किया जाए तो कभी कभी पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल शिंदे से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थनैला के बारे में, कि कैसे थनैला पशुओं में होता है और उसके बारे में कैसे उसका उपचार करें। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं कि थनैला क्या होता है। थनैला मतलब कि थनों में या उसके पूरे अडर है उसमें जख्म हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको हम थनैला बोलते हैं। थनैला मुख्यतः अगर देखा जाए तो दूध देने वाली गायों में होता है। जैसे कि कुछ विदेशी गायें हैं जो कि ज़्यादा दूध देती है, जर्सी है, एचएफ है, इनमें मुख्यतः दिखता है। अपनी देशी गायों में उस तुलना में थनैला कम तुलना में पाया जाता है। और जब हम बात करते हैं थनैला कैसे होता है, तो थनैला मुख्यतः थनों में कोई जख्म हो जाना या कुछ जीवाणु का संक्रमण हो जाना। दूहन के बाद पशु के जो थन है वो 15 से 20 मिनट के लिए उसके जो छिद्र है, जो छेद है, वो खुले रहते हैं और उस छेद के थ्रू जब पशु जमीन पर बैठ जाते हैं तो उस छेद के थ्रू जीवाणु थनों में संक्रमण कर लेते हैं और उसमें वो इन्फेक्शन करके थनैला यानी कि मास्टाइटिस ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहां रहते हैं वहां पर गंदगी की वजह से या फिर कभी-कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? जब हम लक्षण की बात करते हैं तो थनैला होने के बाद सर्वप्रथम जो थन है उसमें इन्फेक्शन होने के बाद में उसमें सूजन आ जाती है, उसमें कड़ापन आना चालू हो जाता है। पशु को जो है टेम्परेचर दिखता है, आपको उसमें फीवर आने लगता है। पशु खाना कम खाता है, उसमें बुखार आ जाती है और साथ ही साथ में जो दूध है उसमें पतलापन आना चालू हो जाता है, साथ ही साथ या पीलापन दूध में आना चालू हो जाता है। एक समय जो अगली स्टेज आती है उसमें ये हो जाता है कि पशु जो विदेशी गाय है, जो भी एचएफ है, जर्सी है, जो 15 से 20 लीटर दूध दे रही हो, उसका दूध उत्पादन एकदम अतिशीघ्र घट जाता है। 15 से 20 लीटर से वो 5 से 6 लीटर में दूध प्रतिदिन देना चालू कर देती है। इसलिए ये जो बीमारी है बहुत आवश्यक है, इसका अच्छे से इलाज होना बहुत आवश्यक है। थनैला रोग दुधारू पशुओं में खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनैला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। आजकल ऐसे है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जो दूध का है वो रेगुलर चेकअप किया जाता है, जिसमें कि CMT टेस्ट जो है, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, ये खास मास्टाइटिस के लिए बनाई गई टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि एक उसमें 3-4 पैड रहते हैं, तो उसमें उस हर गोले में हर एक थन का दूध निकाला जाता है और उसको देखा जाता है कि उसमें धागे तो नहीं आ रहे, दूध पतला तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे आ रहा होगा तो हमको उसका इलाज करना होता है। साथ में वो CMT रिएजेंट डाला जाता है। अगर उसमें मास्टाइटिस वाला दूध रहेगा तो उसमें उसका कलर आपको चेंज दिखाई देता है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये दूध जो है खराब है या फिर ये जो गाय है इसको मास्टाइटिस हुआ है, तो उसको हम अतिशीघ्र से अतिशीघ्र उसमें इलाज कर सकते हैं।
अब इसका उपचार की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले जो ख़राब दूध है या फिर थनैला वाली गाय का दूध है वो बाकी की गायों से या भैंसों से उनको अलग रखना चाहिए, उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए। और थन फिर खाली करने के बाद में उसमें बहुत सारे आजकल के इंट्रा मेमोरी यानी कि अपन थनों में कुछ चढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारी दवाई या एंटीबायोटिक आते हैं, उसका हम इन्फ्यूजन जो है थनों में कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध है, पेंडिस्ट्रीन है या अन्य भी इंट्रा मेमेसिन है, तो ये सारी ट्यूब है, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो भी संक्रमण है वो उससे कम हो जाए। हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी कि उपचार से भला है प्रतिबंध। तो हमको थनैला का प्रतिबंध कैसे करना चाहिए? थनैला का जो है सबसे पहले पशुओं के थन है उसको साफ़ सुथरे रखने चाहिए। अगर वो धोने के बाद में या धोने के बाद में अगर गीले हो रहे तो उसको हमको सूखा करना चाहिए। और जो उसका जो महत्वपूर्ण है कि जो ज़मीन है जहाँ पे पशु बैठते हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे कोई पत्थर या कोई खील वगैरह नहीं होनी चाहिए कि जो कि जख्म हो जाए। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने न दें, तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें। सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। तो मैं आखिरी में किसान भाई को यही बताना चाहूँगा, जो अपने पशु का बाड़ा है उसको साफ़ सुथरा रखे, अपने गाय को साफ़ सुथरा रखे, जो ग्वाला है जो दूध निकाल रहा है वो भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, नाखून कटे हुए रखे, तो निश्चित ही रूप से थनैला से अपने पशु को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कर्नाटक में विधानसभा के 224 सीटों के लिए मतदान शुरू। 58,282 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आने वाले समय में किसान अपने खेतों में नए फल वृक्षों को लगाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले से ही बाग की रूपरेखा तैयार करनी होती है। इससे खेत की तैयारी, रेखांकन, गड्ढों की खुदाई प्रमुख है, जिनको मई माह से ही तैयार करना होता है ताकि वृक्षारोपण के समय परेशानी ना हो। तो आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इसके बारे में बता रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी। अभी किसान भाइयों को जिनको बाग लगाना है, नया बाग लगाना चाहते हैं, किसान भाइयों को सबसे पहले सर्वोत्तम जो पौधा उनको कहाँ उपलब्ध होगा उसकी जानकारी लें और उसका पहले पौधों की व्यवस्था करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो पौधा कहाँ से लेंगे, किस तरह का पौधा लगाना चाहते हैं। इसके उपरांत उनको अपने ज़मीन का भी आकलन करना चाहिए। सबसे पहले उनको अपनी ज़मीन के मिट्टी का जांच करा लेना चाहिए कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति क्या है, उर्वरा क्षमता क्या है। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे।
भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। इस प्रकार से उपरांत करने के बाद आप अपनी ज़मीन की पहले नपाई करें। नपाई करने के बाद यह निर्णय लें कि आपके बागों को कितनी दूरी पर लगाना है, आम के पौधों पर है या अमरूद के पौधों को है, किस दूरी पर लगाना है। बाग लगाने का कई तरीका होता है, स्क्वायर सिस्टम होता है, वर्गाकार होता है। आम के बागों को वर्गाकार के साथ साथ आप आम के बागों को आयताकार तरीके से लगाते हैं। हेजरो मेथड है, ट्रायंगुलर भी आप लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का बाग लगाना है। साधारणतः किसान जो हैं वर्गाकार ही को चयनित करते हैं। वर्गाकार बगीचा लगाने का आम को खास करके वर्गाकार में ही लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब लंबे अंतराल में बागों में ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता होगी या किसी यंत्र का उपयोग करना होगा तो उनके लिए आसान हो। किसान भाइयों को गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। लगभग 15 मई के आसपास गड्ढे की खुदाई कर लेनी चाहिए। गड्ढे की खुदाई में आपको क्या करना है? गड्ढे की खुदाई में आपको पहले पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। और ऊपर की 6 इंच की जो मिट्टी है, गड्ढे की खुदाई के दौरान 6 इंच की मिट्टी को अलग रखें और 6 इंच के नीचे की मिट्टी जो आती है उसको अलग रखें, क्योंकि ये सर्वविदित है कि 6 इंच में ही सारा मिट्टी का जो है सारा पोषक तत्व समाहित है। तो उसे अलग रखें, 6 इंच वाली मिट्टी को, और 6 इंच वाले के नीचे की मिट्टी को अलग रखें। अब किसान भाइयों को चाहिए कि गड्ढे को खोल करके 15 दिनों तक लगभग इस कड़े धूप में छोड़ दें, ताकि उसमें बहुत सारा ग्रब्स होगा, लार्वा होगा, कीड़ा का अलग अलग स्टेज होगा, वो कीड़ा सब मरे, फफूंद भी समाप्त हो। इस तरह से गड्ढे की खुदाई को खोल करके छोड़ देने से और 15 दिनों के उपरांत आप गड्ढे में की मिट्टी जो 6 इंच के नीचे की जो मिट्टी निकली है, उस 6 इंच की मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस या कोई दानेदार कीटनाशक 25 से 30 ग्राम मिला दें। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए और उसमें लगभग 250 ग्राम DAP मिलाएं, 25 kg कंपोस्ट मिलाएं और साथ साथ पोटास भी मिलाएं। पोटास की मात्रा 2 से 250 ग्राम होगी। पोटास मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इससे गड्ढे की जो 6 इंच के नीचे की मिट्टी निकली है उसमें ये सारा मिश्रण तैयार करके और उसे क्या करना है, गड्ढे में भराई करना है। नीचे की तरफ मिट्टी में मिक्सचर जो तैयार आपने किया है उसे भराई करें, ऊपर रखें और जो 6 इंच की मिट्टी आती है उस 6 इंच की मिट्टी को पहले आप ज़मीन में अंदर की तरफ डालें। जहाँ पर गड्ढे की भराई की गई है वहाँ पर पटवन कर दें, पानी पटा दें, पानी को सिंचाई कर दे। उससे सिंचाई क्या होगा कि वो पानी है जो पानी के कारण वो मिट्टी है जो स्वतः बैठेगा, स्वयं से बैठेगा और धीरे 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 उसे अपने आप बैठने दीजिए। उसमें बिठाने के लिए उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। उन महिलाओं को अलग कर वो खबर। कर्नाटक में विधानसभा के 224 सीटों के लिए मतदान शुरू। 58,282 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
यूपी में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की मुलाकात। 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। टैगोर को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार। पेशी के दौरान पाक रेंजर्स ने कोर्ट से दबोचा। भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। गर्मी के मौसम में कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए आप फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। तो वर्तमान जो समय है वो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जिन किसान भाइयों ने लगाई होगी उसमें एक महत्वपूर्ण जो फसल है कद्दू की। तो आज हम बात कर लेते हैं कद्दू की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ तकनीकों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में खरपतवार नियंत्रण जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जल के लिए, वायु के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल कमज़ोर रह जाती है और उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। और खरपतवार जो है वो फसलों से ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे हमारी जो मुख्य फसल है उसमें उत्पादन थोड़ा सा कम रह जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी जो है अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप कद्दू की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करते हैं तभी आपको फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। अभी जो वर्तमान समय है ग्रीष्मकालीन का, उसमें तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया जो है अत्यंत तेजी से हो रही है। तो किसान भाइयों, आप सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस फसल में आप खेतों में इष्टतम नमी बना के रखें। फसल की जल मांग और मिट्टी के प्रकार के अनुरूप ही हल्की मिट्टी में 6 से 8 दिन में, और जहाँ पर भारी मिट्टी हो वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई लगातार देते रहें। तो किसान भाइयों, जहाँ पर फसल आपको कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ पर आप जो है 05234 या 0050 का 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की फसल को लाल भृंग कीट और भभूतिया रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत कमजोर हो जाती है और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। किसी भी फसल की जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फसल सुरक्षा। तो अब हम बात करते हैं कद्दू की फसल में फसल सुरक्षा की। तो अगर इसमें कीटों की बात की जाए तो इसमें एक कद्दू का लाल कीड़ा जो है प्रकोप उसका जो है सबसे अधिक होता है, और ये सर्वांग भक्षी होता है। मतलब कद्दू की फसल के सभी अंगों को, मतलब पौधे के सभी अंगों को जो है ये कीड़ा खाता है, जैसे पत्तियां हो गई, चाहे उसके तने हो गए, और सभी भागों को जो है ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप खेतों की निगरानी लगातार करते रहें। अगर शुरुआती अवस्था में ये कीट है तो आप नीम आधारित जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं,
जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। अगर कीड़े कम संख्या में आपको दिखते हैं तो, अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच गई है कीटों की संख्या, तो आप क्विनालफास हो गया, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और इस क्रिया को अगर कीट दिखाई दे रहा है तो 15 दिन के अंतराल में फिर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इसमें प्रमुख रोगों की बात की जाए तो इसमें जो है भभूतिया रोग जो है इसका सबसे प्रमुख रोग है। चूँकि अभी कभी कभी बादल छाए हुए हैं और कभी कभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो ये अवस्था जो है इस रोग के बढ़ावे के लिए या इसका प्रसार जो है अधिक देखा जाता है ऐसे मौसम में। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अब इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ग्रीष्मकालीन जो कद्दू की फसल है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला जबलपुर के रोहित शर्मा ने। आपने माइक्रोराइजा का प्रयोग और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। माइक्रोराइजा जो कि एक जवाहर जैव उर्वरक केंद्र का बेहतरीन उत्पाद है, हमारे किसानों को सभी फसलों के लिए सिफारिश की जाती है ताकि उनकी फसलों में बढ़िया भूमि की गुणवत्ता बढ़ जाए, पौधों की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाए और जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो। माइक्रोराइजा एक फंगस है जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी का सुधार होता है, जिसके कारण फसलों का अच्छा विकास होता है। फसलों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, अधिक उत्पादन होता है और उपज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। माइक्रोराइजा जो है लगभग 80% पौध प्रजातियों में पाया जाता है और ये जड़ तंत्र जो होता है, जो हमारा जड़ का आसपास का क्षेत्र होता है, उसको विस्तार करने का काम करता है। जो मिट्टी में हमारा पानी है, जल है या हमारे जो पोषक तत्व हैं, उसको हमारी जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से उसकी उपलब्धता को पौधों के लिए बढ़ाता है, भूमि से उसकी उपलब्धता को जड़ों की तक लाने में बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही यह जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फफूंद हैं या विभिन्न प्रकार के जो फफूंद हमारे जमीन में या भूमि में होती हैं, उनके साथ में एक सहजीवी पारस्परिक संबंध तैयार कर लेता है। इस प्रकार से ये इसकी बेहतरीन जो कार्य है वो विशेषताएं हैं जिसके कारण फसलों में इसको लाभ होता है। फसलों में आमतौर पर ये मौजूद रहता है, लेकिन कई जगह बेहिसाब रसायनों के प्रयोग से इसकी कमी देखी जा रही है। इसलिए जरूरत है जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। जिन क्षेत्रों में माइक्रोराइजा की कमी लग रही हो, वहां पर बाजार में मौजूद माइक्रोराइजा कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कई बार क्या होता है कि देखा गया है कि हमारे जो माइक्रोराइजा है उसमें कार्बनिक गोंद उत्पन्न करते हैं, तो मिट्टी के कणों को बांध कर रखने का काम, मतलब जो मिट्टी है वो अगर उसमें जो हम देखते हैं कि कई बार मिट्टी में एक जुड़ाव नहीं होता, एक कसाव नहीं होता, तो माइक्रोराइजा की एक गुणवत्ता होती है कि वो उसको अच्छी तरीके से उसको हम कहते हैं मिट्टी के कणों को बांध कर रखने की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार माइक्रोराइजा जो है वो मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं, और जब मेटाबोलाइट्स का उत्पादन भूमि में होता है तो वो जो पौधों की जड़ का क्षेत्र होता है वो उसका विकास बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे पौधों को जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता तेजी से होती है, और जो उस जड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं होती है तो दूरी से भी उन पोषक तत्वों की अवशोषण और उनका पौधों को उपलब्धता में आसानी हो जाती है। माइक्रोराइजा कल्चर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कई निजी कंपनियां भी इसे बनाती हैं और सरकारी क्रय केंद्रों से भी आप इसे ले सकते हैं। आपको यहाँ 5 किलोग्राम का पैकेट लगभग 250 रुपये में उपलब्ध है। निजी कंपनियों के उत्पाद की अलग अलग कीमत हो सकती है।
यह सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे केंद्र में जो पाउडर के रूप में आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है और ये बहुत ही कम लागत में या कम मूल्य में किसानों के लिए उपयोग के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं। और इसका उपयोग करते समय इसको मिट्टी उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा का उपयोग करें। और इसको लगभग अगर हम जितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर 25-30 किलोग्राम हमारी गोबर की खाद, केचुआ की खाद या मिट्टी मिल रही है वो नहीं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद या केचुआ की खाद हमारे पास उपलब्ध है तो हम इसको 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 4 किलोग्राम जो हमारा माइक्रोराइजा है उसको अच्छी तरीके से मिला देवें। और मिला देने के बाद में उसको रात्रि भर किसी ठंडे स्थान पे रहने रख दें और उसके बाद अगले दिन उसको हम खेतों में अगर उसको अच्छी तरीके से बुआई के पूरा खेत में फैला देवें, अच्छी तरीके से छिड़काव कर देवें। तो और उसके बाद अगर हम बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं तो जो हमारे माइक्रोराइजा हैं उनकी क्रियाशीलता रात भर में अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। और जब खेतों में हम डालते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उनकी क्रियाशीलता में और गति आ जाती है और उससे भूमि के अंदर माइक्रोराइजा की जो गुणवत्ता है और भूमि की जो गुणवत्ता है, हमारे पौधों में जो उत्पादन की शक्ति है या उसकी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होती है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।